दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वेदा। मेरा नाम है लोकेश जोशी। इस वीडियो हम मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे। इसमें हम इंसुलेटर और इंसुलेटर में सस्पेंशन इंसुलेटर कंप्लीट देखेंगे। 2 डिस्क इंसुलेटर, 3 डिस्क इंसुलेटर, 4 डिस्क इंसुलेटर और 5 डिस्क इंसुलेटर। इसमें हम इंसुलेटर की प्रॉपर्टी, कितने टाइप होते हैं इंसुलेटर के, और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहते हैं? तो इंसुलेटर प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। जब हम पावर ट्रांसमिट करते हैं वो हाई वोल्टेज की होती है, उसे डायरेक्ट हम टावर पर या किसी भी डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं कर सकते। उन्हें अर्थ होने के उससे बचाने के लिए हम इंसुलेटर लगाते हैं। इंसुलेटर पर हमारा कंडक्टर टाइटली बंधा होता है, जिससे टावर से टावर ये पावर ट्रांसमिट होती है। तो इंसुलेटर मेड अप ऑफ, इंसुलेटर पोर्सलिन से और कैलाइन प्लेडस्पर और क्वार्ट्ज, इन तीनों के मिश्रण से बना होता है ज्यादातर। इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज, इंसुलेटर हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी, हाई परमिटिविटी, नॉन पोरस। इंसुलेटर नॉन पोरस होना चाहिए। तो हमारे टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, सबसे पहले होता है पिन टाइप। कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द ग्रोव एट द टॉप ऑफ इंसुलेटर। इसमें यहाँ पर एक पिन टाइप इंसुलेटर का डायग्राम है। ये हमारा ग्रोव है, इसमें हम कंडक्टर रखते हैं और ये कंडक्टर जिससे बंधा होता है, टाई से बंधा होता है। और वो भी कंडक्टर जिस मटेरियल से कंडक्टर बना है उसी से वो वायर बनी होती है जिससे ये बांधा जाता है। इट इज टाइड टू द इंसुलेटर बाय बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर विल बी सेम मटेरियल। इसके यूज कहाँ है? टेलीफोन लाइंस में हम ज्यादातर यूज करते हैं। ओवरहेड लाइंस फॉर लो वोल्टेज यूज अप टू 33 kV। इस टाइप के पिन टाइप इंसुलेटर को हम 33 kV से ऊपर यूज नहीं कर सकते। इसमें हम टावर से या फिर जो हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है उससे टाइट करने के लिए इसमें स्टील बोल्ट होती है। ये यहाँ से इसमें स्टील बोल्ट फिक्स हो जाता है, जिससे टावर के साथ फिक्स हो जाता है। तो पिन टाइप के बाद आता है हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर यूज एट द डेड एंड ऑफ द लाइन और एट द शार्प कर्व, रिवर क्रॉसिंग और एट द कॉर्वर्ड्स। यह डेड एंड पर यूज होता है। यूज फॉर वोल्टेज अबव 11 kV। ये 11 kV से ऊपर यूज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन असेंबली ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर में भी सस्पेंशन इंसुलेटर यानी डिस्क लगी होती है। जैसे यहाँ पर कोई बेंड आ गया या फिर रिवर क्रॉसिंग आ गई, तो यह यहाँ से सीधी जाने के बजाय इसमें हमें मोड़ देना है, तो इस प्रकार हम मोड़ दे सकते हैं। तो इसका मेनली पर्पज होता है शार्प कर्व, डेड एंड। उसके बाद आता है हमारा साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर क्या होता है? यूज फॉर लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन बिलो 11 kV। Cycle insulator can be used in vertical and horizontal position. The conductor is fixed in groove by means of binding wire. ये हमारा साइकिल इंसुलेटर का डायग्राम है। ये हमारा पोल है कोई, उसमें हम जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से बोल्ट, ये स्पेस बार, यहाँ पर कंडक्टर बांधा जाएगा और ये डी स्ट्रैप हो जाएगी इसकी, जिससे ये फिक्स है पोल के साथ। तो हमारा इसमें साइकिल इंसुलेटर कंप्लीट हो गया। साइकिल इंसुलेटर के बाद आता है एग और स्टे इंसुलेटर, आल्सो नोन एज गाय इंसुलेटर। मतलब इसका यह सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, क्योंकि यूज्ड वेयर इट इज नेसेसरी टू इंसुलेट द लोअर पार्ट ऑफ द गाय केबल फ्रॉम द पोल। इट इज यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल एंड एनिमल ऑन द ग्राउंड। इट कंसिस्ट ऑफ 2 होल एट द राइट एंगल टू ईच अदर। हाइट ऑफ द इंसुलेटर फ्रॉम द ग्राउंड इज 3 मीटर। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार डायरेक्ट पूछी जाती है कि हाइट ऑफ द एग स्टे इंसुलेटर फ्रॉम द ग्राउंड इज। इसका आंसर होगा 3 मीटर। ये हमारे इसका डायग्राम हो जाएगा। इसमें 2 होल होते हैं, एक को हम टावर या फिर हमारा जो पोल स्ट्रक्चर है जिससे हम ट्रांसमिशन लाइन जा रही है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, दूसरा को ग्राउंड के साथ। यह सपोर्टिंग के लिए होता है, यह इंसुलेट करता है। यह गाय केबल जिसमें करंट नहीं होता उसके साथ लगा होता है। यह अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन को अलग अलग कर देता है। हमारा नेक्स्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। कंसिस्ट ऑफ डिस्क। ईच डिस्क इज डिजाइन फॉर 11 kV। इसमें हर एक डिस्क की क्षमता होती है 11 kV की। ये हमारे 3 डिस्क हो गए, 1 2 3। ऐसे ये 1 2 3 आपने टावरों पर देखा होगा, बहुत सारी डिस्क लगी होती हैं। 3 फेज के ट्रांसमिशन, 6 फेज ट्रांसमिशन, पोली फेज ट्रांसमिशन होता है। तो ये हमारा पोल या टावर दिखाया गया है, ये फेज वोल्टेज। Mainly used for voltage above 33 kV. Disc hangs with the cross arm. ये क्रॉस आर्म के, ये हमारी क्रॉस आर्म हो गए जिनके थ्रू ये डिस्क आपस में कनेक्टेड है। ये भी क्रॉस आर्म है।
अब हो गया हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं? मान लिया हमारे ये किसी भी टावर में ट्रांसमिशन लाइन में 3 डिस्क इंसुलेटर लगे हुए हैं, तो ये डिस्क इंसुलेटर भी आपस में कैपेसिटेंस का कार्य करते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के लिए डाइलेक्ट्रिक होना जरूरी है। तो इंसुलेटर यहाँ पर कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाता है, जिसे सेल्फ कैपेसिटेंस कहते हैं, सी जिसे हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके थ्रू वोल्टेज होती है V1, V2, V3। ये टोटल वोल्टेज हो जाएगी V, फेस वोल्टेज। स्ट्रिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग अपॉन में नंबर ऑफ डिस्क इनटू में वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट डिस्क टू द कंडक्टर। तो ये हो गया V अपॉन में 3V3। ये बराबर हो जाएगा V अपॉन में 3 इंटू में V/3 बराबर 3V अपॉन में 3V। ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बराबर 1 इक्वल टू 100%। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी उतना ही अच्छा हमारा इंसुलेटर होता है। ये आइडियल कंडीशन है जब हमारे तीनों में वोल्टेज और करंट बराबर है, क्योंकि जब वोल्टेज और करंट तीनों में बराबर होंगे तभी ये एफिशिएंसी 100% होगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है जिससे हमारी एफिशिएंसी कम होती है और कंडक्टर हमारा इंसुलेटर की हमारी एफिशिएंसी कम होती है। मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ तीनों में बराबर करंट तथा वोल्टेज है। यदि तीनों में बराबर नहीं है तो एफिशिएंसी लो होगी। डीसी में स्ट्रिंग एफिशिएंसी डायरेक्टली पूछा जाता है। डीसी में स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% होती है। अब मेरा क्वेश्चन है 440 kV हाउ मेनी डिस्क आर रिक्वायर्ड। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं देख रहा कि ये लाइन वोल्टेज है या फेस वोल्टेज है, इसलिए हम इसे लाइन वोल्टेज लेंगे। इसे हम पहले फेस वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग एफिशिएंसी के लिए इसमें हम फेस वोल्टेज की जरूरत होती है। वी फेस क्या हो जाएगा, इसे √3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 440 अपॉन √3 ये हो गया 254.33 वोल्ट। डिस्क कितनी चाहिए हमें, तो इसे 11 से, क्योंकि एक डिस्क 11 kV तक स्टैंड करती है, तो 254 kV के लिए 254 अपॉन में 11 तो ये हो गया 23.12 डिस्क। तो 23 नहीं लेंगे हम, 24 लेंगे, एक एक्स्ट्रा 24 डिस्क आर रिक्वायर्ड। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 24 डिस्क आर रिक्वायर्ड। अब देखते हैं हम 2 डिस्क इंसुलेटर। ये हमारा कोई ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें 2 डिस्क लगे हुए हैं, 2 डिस्क से पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो इसमें एक डिस्क ये हो गई, दूसरी डिस्क, इसमें दोनों डिस्क में सेल्फ कैपेसिटेंस बनेगा। ये हमने सेल्फ कैपेसिटेंस सी से रिप्रेजेंट किया है। एक बनेगा हमारा शंट कैपेसिटेंस। 2 डिस्क जो इनके मिड पॉइंट है और टावर इनके बीच में शंट कैपेसिटेंस बनेगा। वोल्टेज हो जाएगी V1, V2, I करंट है, I भी इस ब्रांच में करंट हो गया, I है उस ब्रांच में, क्योंकि करंट डिवाइड हो जाएगा। टोटल वोल्टेज हो जाएगी V। तो सेल्फ कैपेसिटेंस रेशियो किसे कहते हैं, शंट कैपेसिटेंस अपॉन में सेल्फ कैपेसिटेंस। ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस रेशियो के बराबर में C1 अपॉन में C। यहाँ पर V2 जो डिस्क कंडक्टर के समीप होती है उसमें सबसे ज्यादा वोल्टेज होती है, फिर ऐसे ही ऊपर कम होती चली जाती है। तो V2 में ज्यादा वोल्टेज है V1 से, I में ज्यादा करंट है IA से। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं I बराबर में IA प्लस के IB, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है। इसमें कोई भी हम डिवाइड फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने लगाया V2 ओमेगा C। I का करंट की वैल्यू क्या, करंट का मान क्या होता है, I बराबर, ये हमारा कैपेसिटेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस के थ्रू करंट का इसका फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन में XC। तो ये हो गया, XC की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन में ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, तो ये होगी करंट की वैल्यू V ओमेगा C। तो C1 बराबर में होता है हमारा KC। तो हम I की वैल्यू रख देंगे हम V ओमेगा C। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये I किसके थ्रू है, V2 के थ्रू, तो V2 ओमेगा C बराबर में I किसके थ्रू है, V1 ओमेगा C प्लस के V1 IB भी V1 के थ्रू है, V1 ओमेगा C। ये हो जाएगा V2 ओमेगा C बराबर V1 ओमेगा C प्लस के V1 ओमेगा KC। C1 की वैल्यू क्या है, KC। तो यहाँ से V2 कॉमन लेंगे, ओमेगा C कॉमन लिया और वो कैंसिल हो गया, तो V2 बराबर में V1 प्लस के V1 K। तो V2 बराबर यहाँ से V1 कॉमन लेंगे, V1 इंटू में 1 प्लस के K। ये हमारी इक्वेशन हो गई A। तो V1 यहाँ से निकालेंगे, V1 बराबर V2 ओवर में 1 प्लस के K। ये हो गया। आगे सॉल्व करेंगे V। वोल्टेज क्या होती है, टोटल
सभी वोल्टेज को जोड़ देंगे तो हमारी टोटल वोल्टेज निकल आती है। तो V बराबर है V1 प्लस के V2। तो ये हो गया V इक्वल टू V1 प्लस के V2 की वैल्यू क्या है, V2 बराबर V1 इंटू 1 प्लस के K। यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हो गया V बराबर में V1 प्लस के V1 2V1 प्लस के V1 K। यहाँ से V हो जाएगा V बराबर V1 इंटू में 2 प्लस के K। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर B। तो V1 बराबर में V अपॉन में 2 प्लस के K। अब इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन A एंड B V1 बराबर में V2 ओवर 1 प्लस के K बराबर में V अपॉन में 2 प्लस के K। ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला 2 डिस्क इंसुलेटर का। अब 3 डिस्क इंसुलेटर, ये हमारा 3 डिस्क इंसुलेटर का डायग्राम है। इसमें V3 V2 V1 3 डिस्क हैं, 1 2 3। तो हमारा सेल्फ कैपेसिटेंस C और शंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 C1। इनमें करंट डिवाइड हो रहा है I2 I1, ये स्मॉल I1 ये स्मॉल I2, ये हमारा I3 जो सबसे ज्यादा करंट है। तो इसमें V3 में सबसे ज्यादा वोल्टेज है क्योंकि यह कंडक्टर के पास है, उससे कम V2 में, उससे कम V1 में। इसी प्रकार I3 से कम I2 से कम I1। तो इसका फॉर्मूला होता है, हमें जो हमने डेरिवेशन 2 डिस्क में किया था उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये मैंने आपको बताने के लिए किया है कि वो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने 3 डिस्क 4 डिस्क और 5 डिस्क में डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हैं। तो V1 बराबर में V2 ओवर में 1 प्लस के K बराबर V3 ओवर 1 प्लस के 3K प्लस में K स्क्वायर बराबर V ओवर में 3 प्लस के 4K प्लस में K स्क्वायर। इसी से हम 3 डिस्क इंसुलेटर को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 डिस्क इंसुलेटर। V1 बराबर V2 ओवर 1 प्लस के K बराबर V3 अपॉन में 1 प्लस के 3K प्लस में K स्क्वायर बराबर V4 अपॉन में 1 प्लस के 6K प्लस में 5K स्क्वायर प्लस में K की क्यूब बराबर V ओवर में 4 प्लस के 10K प्लस में 6K स्क्वायर प्लस में K की क्यूब। ये हो गया हमारा 4 डिस्क इंसुलेटर का फॉर्मूला। इन फॉर्मूले से हमारे क्वेश्चन इस रिलेटेड आते हैं कि हमें V1 की वैल्यू दे दी जाएगी तो हमें V2 की वैल्यू निकालनी है, या फिर V1 की दे दी जाएगी हमें V की वैल्यू निकालनी है, या इनमें से किसी की भी वैल्यू देकर हमें दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन पेपर में पूछता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमारे 2 से 3 आते हैं हर एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है 5 डिस्क इंसुलेटर। 5 डिस्क इंसुलेटर हो जाएगा V1 बराबर V2 ओवर 1 प्लस के K बराबर V3 ओवर 1 प्लस के 3K प्लस में K स्क्वायर बराबर V4 अपॉन में 1 प्लस के 6K प्लस में K स्क्वायर प्लस में K की क्यूब बराबर V5 अपॉन में 1 प्लस के 10K प्लस में 15K स्क्वायर प्लस में 7K की क्यूब प्लस में K की 4। ये हो गया बराबर में V अपॉन में 5 प्लस के 20K प्लस में 21K स्क्वायर प्लस में 8K की क्यूब प्लस में K की 4। ये सब फॉर्मूले तभी वैलिड होंगे जब हम V3 को या V4 या V5 को हम कंडक्टर के समीप मानते हैं, अन्यथा इनका ये फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। हमें ये V3 V2 V1 जो भी हम लेते हैं 2 डिस्क 3 डिस्क 4 डिस्क, ये सबसे बड़े V3 हो या V4 हो V5 हो, ये कंडक्टर के समीप वाला होना चाहिए। अब देखते हैं हम मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी। हमारे एग्जाम में कभी भी 5 डिस्क से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो हमने 5 डिस्क तक ही देखे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहला होता है यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। शंट कैपेसिटेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो हम लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज करके भी हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा है ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर। ग्रेडिंग में हम यह प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है, इसमें V2 ज्यादा है V1 से, CV ज्यादा है CA से। V1 बराबर I1 इंटू XCA। क्या हो गया, जैसे V1 बढ़ेगा तो I1 इंटू 1 अपॉन ओमेगा CA डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर 3 है गार्ड रिंग। यदि शंट लिखित करंट 0 कर दिया जाए तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। फॉर 100% एफिशिएंसी गार्ड रिंग का मतलब होता है कि ये तो हो गई हमारी क्रॉस आर्म, तो इसके थ्रू हम एक और गार्ड रिंग्स टाइप में होता है, हम आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन पर। वो इसलिए होता है कि इसको हम बराबर करने के लिए I2 बराबर I2 डैश I1 बराबर I1 डैश, इससे हमारी 100% एफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि शंट लीकेज करंट इससे 0 हो जाता है।
तो हमारे 3 मेथड हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के, यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर, गार्ड रिंग। हम न्यूमेरिकल देखते हैं। A 3-phase overhead transmission line is being supported by 2-disc insulator. If the capacitance ratio is 2 and maximum voltage across any unit is not to exceed 11 kV, find the maximum voltage that string can withstand. तो हमने 2-disc insulator का डायग्राम बना लिया है। C और C1 ये शंट कैपेसिटेंस हो गया, ये सेल्फ कैपेसिटेंस। V1 V2 वोल्टेज अक्रॉस हो गए, इनके V टोटल वोल्टेज, फेज वोल्टेज। तो शंट कैपेसिटेंस हमें कैपेसिटेंस रेशियो C1 अपॉन में C दे रखा है हमारे 2 के बराबर, यानी K बराबर में 2। V2 दे रखा है 11 kV के। तो V1 निकालना है। V1 बराबर में V2 ओवर 1 प्लस के K बराबर V ओवर में 2 प्लस के K। तो इनको वैल्यू को हम बराबर रख लेंगे। 11 अपॉन में 1 प्लस के 2 बराबर V ओवर में 2 प्लस के 2। K की वैल्यू रख दी 11 बटे 3 बराबर V अपॉन में 4। तो ये हो गया V बराबर 44 अपॉन में 3, यानी 14.7 kV हमारा आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। A 3-phase overhead transmission line is being supported by 3-disc insulator. The top unit and middle unit are 9 kV and 11 kV. Calculate the ratio of shunt capacitance to self capacitance, line voltage and string efficiency. तो हमने 3-disc insulator का डायग्राम बना लिया है। ये V1 V2 V3 C1 रेट टोटल वोल्टेज V1 दे रखा हमें 9 kV, V2 11 kV। V1 बराबर में, इसका हमारा फॉर्मूला होता है 3-disc इंसुलेटर का। V1 बराबर में V2 ओवर 1 प्लस के K बराबर V3 ओवर 1 प्लस के 3K प्लस में K स्क्वायर बराबर V ओवर में 3 प्लस के 4K प्लस में K स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें K की वैल्यू निकालनी है। तो V1 इक्वल टू में V2 ओवर 1 प्लस के K, इसे रखेंगे तो 9 बराबर 11 अपॉन 1 प्लस के K। तो हो गया 9 प्लस में 9 के बराबर 11, 9 के बराबर में 2, के बराबर 2 अपॉन में 9 बराबर में 0.22। तो हमारा यह हो गया कैपेसिटेंस रेशियो। तो हमारे दूसरा निकालना है लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज होती है हमारी V1 इक्वल टू में V अपॉन में 3 प्लस के 4K प्लस में K स्क्वायर। यहाँ से K की वैल्यू रखेंगे और V1 की। तो V बराबर 9 इंटू में 3 प्लस के 4 इंटू में 0.22 प्लस में 0.22 का होल स्क्वायर। ये हो गया V बराबर 35.4 kV। लाइन वोल्टेज निकालने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा 61.31 kV। नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी होगी हमारी 35.4 अपॉन में 3 इंटू में V3। तो ये हो गया V1 इक्वल टू में V3। हमें V3 की वैल्यू निकालनी है। V3 अपॉन में 1 प्लस के 3K प्लस में K स्क्वायर। ये हो जाएगा V3 बराबर 9 इंटू में 1 प्लस के 3K, 1 प्लस में 3 इंटू में K की वैल्यू 0.22 प्लस में 0.22 का होल स्क्वायर। V3 बराबर हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 15.42। एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 35.4 अपॉन में 3 इंटू में 15.42 यानी 0.76। ये होगी इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गई 76%। हम अभी एक क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करना घर से। क्वेश्चन दे रखा है डिटरमाइन द मैक्सिमम वोल्टेज दैट द स्ट्रिंग ऑफ द सस्पेंशन इंसुलेटर विथस्टैंड इफ द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट इज 20 kV। ये आपको खुद करना है और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य फीडबैक बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एग्जाम वेदा।